मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या क्या थे, मतलब की पॉइंट्स क्या थे, सॉरी कंपोनेंट की पॉइंट क्या थे, कि कौन कौन सी बेसिक थिंग्स हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को समझने के लिए जरूरी होती थी, वो बताई थी। इसके बाद मैंने बताया था आपको एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर, कि एग्रीगेट डिमांड का कैसा बिहेवियर होता है, कैसे वो रन करता है। मैंने ये भी बताया था कि एग्रीगेट डिमांड को किस वे में कैलकुलेट करते हैं, दो तरीके से, एक तो जनरल प्राइस लेवल के साथ और एक आपका इनकम लेवल के साथ। मैंने बताया था कि 12th क्लास में आपका केवल इनकम के साथ है, इसलिए जनरल प्राइस लेवल को यहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था डिमांड शेड्यूल, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल में मैंने आपको बताया भी था कि 3 कंडीशन आपको बताई थी। एक कंडीशन जहाँ पे आपका इनकम का लेवल 0 था और आपका एक्सपेंडिचर एडी आपकी बढ़ रही थी, प्लस थी, तो वो ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे नॉर्मल पीपल को अपना सर्वाइव के लिए अपना एक्सपेंडिचर करना ही करना होगा। वहाँ पे मतलब है कि आपका एग्रीगेट डिमांड आपका एक भी डिपेंड नहीं करता है इनकम पे। फिर आपको बताया था कि एडी इज इक्वल टू इनकम, एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल होते हैं। तो उसके पहले क्या था, उसके पहले आपका एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होती है और इनकम कम हो रही होती है, मतलब कि ये चीज़ था। इसके बाद फिर क्या है कि इनकम बढ़ने लगती है और एग्रीगेट डिमांड कम होने लगती है। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी। इन सिचुएशन को हम थोड़ा सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी समझेंगे। तो ग्राफिकल जब समझते हैं, जब हम किसी भी डेटा को, जब हम एग्रीगेट डिमांड को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। हम बताते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। 11th क्लास में मैं आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था आपको डिमांड को यहाँ बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड को हम यहीं पर रखेंगे, एडी, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में आपका दो चीज़ें होती हैं, एक तो सी प्लस और एक प्लस आई। सी मतलब होता है कंजप्शन, आई मतलब होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपकी जो नॉर्मल इकोनॉमी होती है वहाँ पे दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को मिलाकर के आपका एक्सपेंडिचर बोला जाता है, दोनों चीज़ों को मिलाकर के आपका एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। दो चीज़ें आपकी कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, तो दोनों को ही हम यहाँ पे रखेंगे और इधर पे आपका वाई रहेगा, इनकम का लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपका वाई रहेगा। इसके बाद आपका अब इनको देखेंगे तो देखिए एक नॉर्मल क्या होता है, एक एक्सपेंडिचर जो आपका सी प्लस आई, दो चीज़ें हैं यहाँ, सी प्लस आई। जो आई आपका होता है वो आई आपका लगभग एक कांस्टेंट लेवल पे चलता है, मतलब इन्वेस्टमेंट पर्पज है। तो मतलब है कि कोई भी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में जो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज होता है, इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो जनरली क्या होता है, एक सेम लेवल पे चलता रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं होते, कंजप्शन के लेवल में चेंजेस होते रहते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डेटा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा लेवल। यहाँ पे जीरो से फिर आपकी कल मैंने इनकम बढ़ाई थी आपकी 20, 40, 60, 80, 100, 120। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसका प्रेजेंटेशन करें। देखिए आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपका इस तरह पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो आई तो आपका सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एडी का है, तो मैंने आपको कल बताया था कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा आपकी होती है। ठीक है, चाहे आपके पास इनकम हो या ना हो। इसका मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन द इनकम, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड हमेशा इनकम पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपकी इनकम नहीं होती है, जीरो होती है, तब भी आपकी एग्रीगेट डिमांड होती है। तो ये कंडीशन हम पहले लेके चलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जीरो है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, एडी कितना है, 30 है। ये पहला पॉइंट था, कल आपको मैंने बताया था। इसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ रहा था। तो इसको हम बढ़ा देते हैं। चलिए ये आपका आ गया है। ठीक है, ये आपका सी हो गया। जो आपका एडी का है जो निकालना आपको, तो क्या सी है, कंजप्शन है। ठीक है, मतलब है कि आपका कंजप्शन आपका हो गई होगा, इतना आपका कंजप्शन मतलब नॉर्मल आपका होना ही होना है। ठीक है, इसके बाद है आपका इनकम। जीरो से स्टार्ट करेंगे इनकम को, और जब ये स्टार्ट होगी तो आपकी इनकम जाएगी जस्ट 45 डिग्री से। ठीक है, इनकम आपकी जाएगी जस्ट 45 डिग्री पे। ठीक है, और थोड़ा सा इसको दूसरे के लेते हैं।
ये आपकी वाई है, ये आपका सी है, ये आपका आई है। अब देखिए क्या है, अब आपके ये पॉइंट है, एक पहला पॉइंट ये है आपका, दूसरा पॉइंट आपका ई है और तीसरा पॉइंट आपका ये है। यहाँ पे इसका मतलब आपका ये है कि AD इज इक्वल टू सी प्लस आई, AD इज इक्वल टू सी प्लस आई। मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब है कि कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, मतलब कि एक इकोनॉमी में कितना आप कंजप्शन और कितना आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप गुड्स पे लगाना चाहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो आपका है एग्रीगेट डिमांड। मतलब कि कोई एक इकोनॉमी कितना गुड्स एंड सर्विसेज के कंजप्शन और कितना उनके इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए उनको एक्सपेंड करती है, उसको बोलते हैं आप एग्रीगेट डिमांड। ये हो गया, ये आपका वाई। अब देखिए सिचुएशन समझते हैं। जो पहली सिचुएशन फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट पे देखा जाएगा तो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपका एग्रीगेट डिमांड 30 है बट इनकम का लेवल क्या है, 0 है। यही है, एग्रीगेट डिमांड 30 है और इनकम का लेवल 0 है। ये आपका इसलिए होता है क्योंकि लोगों को सर्वाइव करने के लिए, लोगों को अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करना होता है, चाहे आपकी इनकम 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो पहले सिचुएशन में आपका एक ऐसी सिचुएशन होती है, इनिशियल स्टेज ये होती है कि तब आपकी इनकम 0 होती है और आपका एग्रीगेट डिमांड खर्च मतलब कंजप्शन आपका होता ही होता है। ठीक है, कंजप्शन आपका होता ही होता है। ठीक है, दूसरा है, और यहाँ पे जब ये आपका है तो ये आपका ये शो करता है कि आपका जो AD है वो Y पे टोटली डिपेंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे Y पे वो डिपेंड नहीं है। इसके बाद जब दूसरी कंडीशन आपकी चलती है तो दूसरी कंडीशन में क्या है कि AD बढ़ती जाती है और इनकम भी बढ़ रही होती है, AD बढ़ती जाती है और इनकम भी बढ़ रही होती है, बट कहाँ तक, पॉइंट E तक, पॉइंट E तक। तो देखिए E पॉइंट के पहले, E पॉइंट के पहले मतलब कि इतना एरिया ले लेते हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका ये शो करता है कि आपका AD इज ग्रेटर देन Y। AD क्या है, ज्यादा है आपका Y से। ठीक है, AD क्या है, ज्यादा है Y से। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि आपका इनिशियल में आपकी इनकम ज़्यादा हो या ना हो बट आपका एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, आपका कंजप्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट E है तो पॉइंट E आपका ये बताता है यहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है, जो आपकी इनकम है, दोनों ही बराबर है। ठीक है, ये चीज़ है कि E आपका पॉइंट बताता है कि यहाँ पे AD इज इक्वल टू Y। यहाँ पे है जितनी आपके पास इनकम है उतना आप टोटल का टोटल आप एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर दे रहे हैं, यहाँ पे पूरा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम है, मतलब है कि आपके पास मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है बट फिर भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट आपका E के बियॉन्ड जो पॉइंट जाता है वहाँ पे क्या है, इनकम का लेवल बढ़ता है, हायर लेवल ऑफ इनकम बट लोअर लेवल ऑफ कंजप्शन, लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है नीचे कि लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आती है कि लोगों का एक्सपेंडिचर कम हो जाता है और उनकी इनकम ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपना सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मतलब है कि इस पॉइंट के बाद लोग अपना सेविंग करते हैं। तो ये आपकी रिलेशनशिप थी आपकी एग्रीगेट डिमांड की इनकम के साथ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। मतलब कि आपका फर्स्ट पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट आपका AD इज लोअर देन, सॉरी AD इज ग्रेटर देन Y इनकम, AD इज इक्वल टू Y, फिर है आपका Y इज मोर देन AD, Y ये ज़्यादा होती है AD से। ठीक है, ये चार सिचुएशन है और चार सिचुएशन को मैंने बता दिया। ठीक है, चार सिचुएशन है, AD आपकी ज़्यादा होती है इनकम से क्योंकि आपको पता है कि आपके खर्चे होते रहते हैं और इनिशियल में हो सकता है कि आपकी जो इकोनॉमी की इनकम है वो इतनी ज़्यादा ना रेंज बढ़ रही हो, क्योंकि इकोनॉमी तो इनकम क्या है, वो तो धीरे धीरे बढ़ रही होगी ना। तो देखिए याद रखिए जो इनकम का जो आपका जो ग्राफ है वो आपका 45 डिग्री पे चलेगा, 45 डिग्री में, 45 डिग्री पे इसलिए चलता है कि जस्ट आपका बिल्कुल स्ट्रेट जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी जो इनकम में जो चेंजेस होते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इनकम में जो चेंज हो रहे हैं वो एवरी लेवल पे क्या होगा, सेम चेंज हो रहा होगा। मतलब कि अगर 20 बढ़ा है तो अगली बार में 20 ही बढ़ेगा, फिर अगली बार में 20 ही बढ़ेगा, मतलब सेम लेवल का चेंजेस हो रहा होगा। इसलिए जब अगर सेम लेवल का चेंज होगा तो जो आपका ग्राफ बनेगा वो आपका स्ट्रेट बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट करो मतलब उसका एक विकर्ण बनाएगा जो कि आपको 45 डिग्री पे बनेगा। ठीक है, तो ये आपका था एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपका
कुछ भी नहीं होता, ना आपके पास बचता है पैसा और आप लोग खर्च कर देते हैं। इसके पहले यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपके पास क्या है, इनकम कुछ नहीं बचती है। आप क्या करते हैं, आपके एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा होते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या है, जितनी इनकम कम होती है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होता है, बट आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा होता है। ठीक है, और जस्ट इधर पे क्या है, यहाँ पे आपका इनकम जीरो होती है बट एक्सपेंडिचर आपका होता ही होता है। ठीक है, चार सिचुएशन आपकी, चारों चीज़ें आपको बता दी मैंने। ठीक है, अब बताता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आपका इसका पहले बताते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। दूसरा है ओपन इकोनॉमी। ठीक है, दो है कंपोनेंट्स ऑफ एडी, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, किन किन चीज़ों को प्लस किया जाएगा एग्रीगेट डिमांड के अंदर। तो आपका क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है कि जहां आप केवल अपने बियॉन्ड द आपकी टेरिटरी, आपका जो कंट्री है उस कंट्री की जो सीमा रेखाएं हैं उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं आप केवल उन ट्रांजैक्शन को आप शामिल कर रहे हैं, तो वो आपका क्लोज इकोनॉमी है। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल के भी ट्रांजैक्शन को शामिल करते हैं तो फिर आप उसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। तो ये चीज़ है जैसे ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट तरीके ओपन इकोनॉमी भी है कि जब अगर ओपन इकोनॉमी होगी तो वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन कंट्री के अंदर के भी और कंट्री के बाहर के भी दोनों को ही शामिल किया जाएगा। बट जब आपका क्लोज्ड इकोनॉमी होगा यहाँ पे आपके वो सभी ट्रांजैक्शन शामिल किए जाएंगे जो कि कंट्री के अंदर हो रहे होंगे, कंट्री के बाहर के ट्रांजैक्शन शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, क्लोज इकोनॉमी को फिर फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इसको 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर क्लोज इकोनॉमी। 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर। 2 सेक्टर में क्या होता है, 2 सेक्टर में आपके दो लोग आते हैं। 2 सेक्टर इकोनॉमी में आपके दो लोग आते हैं। पहला आपका आता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड आता है। दूसरा आपका है प्राइवेट। पहला आपका क्या आता है, हाउस होल्ड आता है, हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, और दूसरा आपका आता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर आपके दो आते हैं, 2 सेक्टर इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि जब आप एक कंट्री के अंदर की चीज़ों को शामिल करते हैं आप इकोनॉमी में तो आप उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी को 2 कैटेगराइज किया गया था, एक आपका है हाउस होल्ड सेक्टर और एक है आपका उसका प्राइवेट सेक्टर मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब क्या है, इसमें आपका पूरा का पूरा एक कंट्री के अंदर जो पीपल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, जो लोग हैं, उनने कितना कंजप्शन पे खर्च किया है, कितना कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर किया है, उसको आप यहाँ पे शामिल करते हैं। मतलब है कि आप यहाँ पे कस्टमर के एंड हाउस होल्ड परचेज गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन अकॉर्डिंगली द एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब है कि हाउस होल्ड जैसे आपका परिवार, हमारा परिवार, ये सब है। ठीक है, तो हाउस होल्ड क्या करते हैं, वो अपने परचेज मतलब कंजप्शन के लिए वो परचेज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, इसलिए उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और ठीक है, तो मतलब है 2 सेक्टर इकोनॉमी में पहला आता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है कि हाउस होल्ड परचेज द गुड्स एंड सर्विस फॉर द कंजप्शन। क्या करते हैं, अपने कंजप्शन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर जो होता है आपका, प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या करते हैं, ये गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं और किस पर्पज से, इन्वेस्टमेंट पर्पज से, मतलब कि उनको किसी और वर्क में, किसी और काम में उनको यूज किया जाएगा। जब प्रोड्यूसर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदता है तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर।
ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी में आपका, टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में आपका गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता। यहाँ पे आपकी गवर्नमेंट बिल्कुल भी कोई भी रोल अदा नहीं करती, गवर्नमेंट होती ही नहीं है। केवल आपके दो सेक्टर होते हैं, एक आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। तो याद रखिएगा प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर, तो एक सी है और एक आई है। तो यहाँ पे अगर टू सेक्टर के अकॉर्डिंग हम एडी को कैलकुलेट करें तो एडी में क्या क्या शामिल आएगा, केवल सी प्लस आई। क्या आएगा, सी प्लस आई। तो याद रखिएगा कि अगर आपको कंपोनेंट्स ऑफ एडी को निकालना है, तो अगर आप क्लोज इकोनॉमी ले रहे हैं उसके अंदर टू सेक्टर है, थ्री सेक्टर है। टू सेक्टर लेंगे तो आपका एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई आएगा। सी प्लस आई का मतलब सी है आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज डन बाय कंज्यूमर या हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजप्शन पर्पज। जब हाउस होल्ड सेक्टर कंजप्शन पर्पज के लिए खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदती है, मतलब कि गुड्स एंड सर्विस को खरीदेगी और उसके थ्रू वो गुड्स को जनरेट करती है, माल बनाती है, क्या करती है वो फैक्ट्री वगैरह जो भी करती है वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके आपका एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है टू सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में। जब थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी आती है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थ्री सेक्टर क्लोज इकोनॉमी में आपका हाउस होल्ड सेक्टर भी रहता है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी रहता है, साथ में एक सेक्टर और ऐड हो जाता है। वो एक सेक्टर क्या है आपका, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर जो आपके एक्सपेंडिचर करती है, जो गवर्नमेंट सेक्टर जो आपके एक्सपेंडिचर करती है, उस एक्सपेंडिचर को आप बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसलिए उसको बोलते हैं जी। जी से डिनोट करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको बोलते थे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर मतलब है कि हाउस होल्ड सेक्टर परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंजप्शन, दैट्स व्हाई कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्रोड्यूसर सेक्टर परचेज द गुड्स एंड सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट सेक्टर परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द टू पर्पजेस, दो पर्पज से खरीदती है गवर्नमेंट सेक्टर। किस पर्पज से, एक तो कंजप्शन पर्पज से और एक आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज से। कैसे, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, हथियार वगैरह खरीदे, आर्म सप्लाई खरीदी, जैसे कि अभी राफेल विमान वगैरह खरीदे थे, ड्रोन खरीदे थे मोदी गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो जो राफेल वगैरह डिफेंस वगैरह पे जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, ये क्या उसका कंजप्शन पर्पज है, उसको क्या करेगी वो कंज्यूम करेगी, उनका यूटिलाइजेशन करेगी। ठीक है, या फिर और भी जगह पे पॉवर्टी लेवल पे जहाँ पे इंप्रूव करने के लिए खर्चे करती है, वो सब क्या उसका कंजप्शन पर्पज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, पुल बनवाए जाते हैं, रोड बनवाए जाते हैं, ब्रिज वगैरह बनवाए जाते हैं और पुलिया निर्माण करते हैं, तालाब करवाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या उसका इन्वेस्टमेंट पर्पज है। तो गवर्नमेंट आपके दोनों ही वर्क करती है, क्या क्या, एक तो कंजप्शन का भी वर्क करती है, साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी वर्क करती है। कंजप्शन का वर्क क्या करती है कि ऐसे कोई भी गुड्स एंड सर्विस परचेज करना जो कि कंज्यूम किए जाएंगे, जो कि यूटिलाइज किए जाएंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए रन किए जाएंगे और जिससे फायदा होगा लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, तो दोनों ही करती है और इसके एक्सपेंडिचर को होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में अगर हम याद रखिएगा, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में अगर एडी निकालना तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, सी प्लस आई प्लस जी। तो याद रखिएगा कि अगर एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू क्लोज इकोनॉमी, इसमें टू सेक्टर, पहला आपका टू सेक्टर के अकॉर्डिंग अगर निकालना है तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, थ्री सेक्टर में तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, ये चीज है आपका। अब आपका था ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जहां पे आपका घर के अंदर आपकी कंट्री के जो बाउंड्री रेखा है उसके अंदर तो आएगा ही आएगा, साथ साथ आपकी उस बाउंड्री के अंदर जो भी बाहर ट्रांजैक्शन हुए हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। जब आप एक इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कैलकुलेट करने की जब आप क्या करते हैं, ओपन इकोनॉमी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं, तो वहाँ पे आप अपने कंट्री के अंदर की तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करते हैं, साथ साथ आप जो एक्सपेंडिचर बाहर हो रहे हैं आप उसको भी आप कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ओपन इकोनॉमी में आपका, पहला तो आपको पता है ओपन इकोनॉमी है तो मतलब क्या है, आपका कंट्री प्लस अदर कंट्री दोनों ही है। तो सब क्या है, हाउस होल्ड तो आपकी कंट्री की है ही, तो देखिए हाउस होल्ड जब होंगे तो सी होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो सी आएगा, प्लस प्रोड्यूसर भी होंगे तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट पर्पज भी आएगा, गवर्नमेंट होगी तो गवर्नमेंट भी आ जाएगा तो प्लस जी, प्लस अब क्या है ओपन इकोनॉमी का, तो हम क्या करते हैं एग्रीगेट डिमांड, हमारे गुड्स की डिमांड बाहर क्या होगी, लोग खरीदना चाहेंगे, जब लोग बाहर खरीदना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे ना भाई।
एग्रीगेट डिमांड क्या है कि लोग कितना खरीदना चाहते हैं। जब लोग खरीदना चाहेंगे, अमेरिका के लोग हमारे गुड्स को खरीदना चाहेंगे, तो हम क्या करें, उनको एक्सपोर्ट ही तो करेंगे, इंपोर्ट तो थोड़ी करेंगे। तो एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट को भी आप शामिल करेंगे। जब एक्सपोर्ट को शामिल करेंगे तो आपको पता है कि अगर हमारे गुड्स की डिमांड है, हमारी इकोनॉमी की डिमांड है बाहर, तो हम भी डिमांड करते हैं बाहर की इकोनॉमी के गुड्स की, हम भी बाहर के इकोनॉमी के गुड्स की डिमांड करते हैं। तो इसलिए उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। जो अगर हम किसी दूसरी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं तो वो है हमारा इंपोर्ट, और अगर हमारे गुड्स एंड सर्विस की डिमांड हो रही है तो वो हमारा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम केवल एक्सपोर्ट को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है, उसमें क्या है, हमारी तरफ के गुड्स को भी सप्लाई हो रही है और वहाँ की भी डिमांड हो रही है। तो इसलिए क्या है, दोनों का जो नेट इम्पैक्ट आता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, दोनों का जो नेट इम्पैक्ट आता है उसको हम यहाँ पे शामिल करते हैं। तो ई माइनस एम करेंगे तो आपका आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो आप देखिए ओपन इकोनॉमी में आप क्या क्या शामिल करेंगे, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब है कि टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट जो करके जो आएगा उसको आप यहाँ पर शामिल करेंगे। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के जो कंपोनेंट्स है वो दो तरीके से, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में 2 सेक्टर हैं, 2 सेक्टर और 3 सेक्टर। 2 सेक्टर में आप केवल हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर आते हैं, जिनको बोलते हैं C+I, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। 3 सेक्टर में क्या है, गवर्नमेंट भी शामिल हो जाती है, इसलिए इसको C+I+G बोलते हैं। गवर्नमेंट के दोनों ही वर्क होते हैं, वो कंजप्शन पर्पज से भी गुड्स एंड सर्विस को परचेज करती है और इन्वेस्टमेंट पर्पज से करती है। जैसे उसने हथियार खरीदती है या मेडिकल की किट वगैरह खरीदती है, जैसे मेडिसिन वगैरह खरीदती है, तो क्या है उसका, ये उसका कंजप्शन पर्पज है। और जब रोड वगैरह, पुल वगैरह ये सब बनवाती तो जैसे अभी ये बना था, स्टैचू बनाए थे, ठीक है, ये सब क्या उसका इन्वेस्टमेंट पर्पज है, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से बनते हैं। ठीक है, तो जब दोनों ही होते हैं तो उसको जी बोलते हैं। ठीक है, तो C+I+G। इसके बाद ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी होती है वहाँ पे केवल आप अपने घर के अंदर की इकोनॉमी को नहीं लेते हैं, आप ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लेवल पे इकोनॉमी को लेते हैं। जब वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमी से आप एग्रीगेट डिमांड निकालना चाहते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हैं लोगों के, लोग कितना खर्च करना चाहते हैं, जब पूरे ओवरऑल वर्ल्ड के हिसाब से निकालना चाहते हैं, तो देखिए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग जब आप निकालेंगे, पूरी दुनिया के निकालेंगे, तो पहले तो सबसे पहले अपनी कंट्री का निकालेंगे। C, हाउस होल्ड होगा तो C आएगा, प्रोड्यूसर भी होगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा, गवर्नमेंट होगी तो G भी आएगा। अब जब इतना चीज़ें हो गया तो अब एग्रीगेट डिमांड वर्ल्ड लेवल पर हम निकाल रहे हैं, तो अपने घर की तो हमने ले ली, साथ साथ क्या बाहर के लेंगे। जब बाहर के लेंगे तो क्या होगा, हमारे गुड्स की डिमांड बाहर की हो रही होगी और बाहर के गुड्स की डिमांड भी हमारे यहाँ हो रही होगी। तो इसलिए कि हमारे गुड्स की डिमांड बाहर हो रही तो वो क्या एक्सपोर्ट है, जब हम बाहर की गुड्स की डिमांड अपने यहाँ करें तो इंपोर्ट है। तो हम क्या करेंगे, हम भी डिमांड कर रहे हैं और हमारे यहाँ गुड्स की भी डिमांड हो रही है, तो हम दोनों का डिफरेंस जो होगा उसको बोलेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम यहाँ पे शामिल कर देते हैं, E-M कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस ओपन इकोनॉमी में कंपोनेंट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को पढ़िएगा और कल फिर आपको बताएंगे एग्रीगेट सप्लाई। ओके।